हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो पिछले साल आए थे। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते हैं तो मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है? तो वह आपका परिवार है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सर्वप्रथम सीखता है। तो समाजीकरण का माध्यम परिवार है। दूसरा है दोस्तों, जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों, सामाजिक संरचना इसलिए कह सकते हैं कि या तो हम स्त्री में देखे जाएंगे या फिर पुरुष में। तो यह एक सामाजिक संरचना है। आगे है दोस्तों, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इतने साल के बच्चों के लिए यह निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 2009 में। तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जैसे बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि एक प्रकार की हो सकती है, बुद्धि दो प्रकार की हो सकती है, त्रिबुद्धि भी हो सकती है जिसे त्रिआयामी कहते हैं। तो दोस्तों, दो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और दोस्तों, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, मैंने सिद्धांत भी आप लोगों के लिए करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे है दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है। तो कैसे होती है प्रतिभाशालिता? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण। अब दोस्तों, अगर बच्चों में प्रतिभाशालिता लानी है तो वह उसके आनुवांशिकता पर प्रभाव करेगी और वातावरण भी प्रभाव डालती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आनुवांशिकता और वातावरण जब मिलते हैं तो प्रतिभाशालिता निकल कर आती है। आगे है दोस्तों, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। तो अलग अलग पैटर्न वाले, अलग अलग सोच वाले पैटर्न। दोस्तों, याद रखना है, पैटर्न आपको जहाँ दिख जाए तो वहाँ आपको सृजनात्मक लगाना है उत्तर में। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। आगे है दोस्तों, वह रणनीति जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। तो वह कौन सी रणनीति है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? तो वह है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा। अच्छा दोस्तों, अन्वेषण का भी अर्थ समझ लेते हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना और परिचर्चा का मतलब है चर्चा करना। तो दोस्तों, यही बात है कि बच्चों में अगर अर्थ के निर्माण को बढ़ावा देना है तो खोज और परिचर्चा करके बढ़ावा दिया जाता है। आगे है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है। तो किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? तो वह समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। दोस्तों, मैंने समावेशी शिक्षा पर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर मैंने बहुत सरल तरीके से समावेशी शिक्षा को बताया हुआ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है दोस्तों कि वहाँ पर समावेशी शिक्षा में
प्रतिभाशाली बच्चों को भी शामिल किया जाता है और सामान्य बालक को भी शामिल किया जाता है। दोनों एक छत के नीचे सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे है दोस्तों, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें प्रेरित करना चाहिए या नहीं प्रेरित करना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा कि प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना ही बच्चा प्रश्न पूछेगा उतना ही वह अपने मानसिक विकास को बढ़ा सकता है, वो संज्ञानात्मक विकास को अपने बढ़ा सकता है और उतना ही बच्चे में विकास बढ़ती है जितना वो प्रश्न पूछेगा। आगे है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का रूप प्रदान किया है निश्चित एवं स्पष्ट। और दोस्तों थॉर्नडाइक की बात करी जाए तो संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक जी हैं। आगे है दोस्तों, बाल्यावस्था कब शुरू होती है? तो दोस्तों याद रखना है, बाल्यावस्था 5 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष पर ख़त्म हो जाती है, ये याद रखना है। और संवेदी गामक अवस्था की बात करी जाए तो जन्म से 2 वर्ष चलती है, ये भी याद रखना है। आगे है दोस्तों, विद्यालय क्या है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों समाज से, परिवार से ही बच्चा सीखता है, तो विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं अधिगम और वृद्धि हैं। आगे है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ही केंद्र माना जाता है, बालक ही सर्वे सर्वा होता है, तो इसलिए बच्चे क्या अनुभव लेकर आए हैं इन सब बातों को प्रमुखता देनी चाहिए। आगे है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य यह है कि आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कौशल में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रहा है, तो यही विकास के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। तो परिपक्वता ही विकास है। जब पूर्ण रूप से बच्चा विकसित हो जाए, निपुण हो जाए, तो वह परिपक्व कहलाता है। आगे है दोस्तों, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको याद रखना है। आगे है दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो कौन सी समस्या पर ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, इसको याद रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम दोस्तों किसने दिया है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है और ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। 1912 से 1922 तक गेस्टाल्टवाद फैला रहा, आगे भी फैला रहा। तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ संपूर्ण आकृति होता है जो अंतर्दृष्टि पर काम करता है। आगे है दोस्तों, तनाव व क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तो तनाव व क्रोध की अवस्था किशोरावस्था होती है और यह 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसे उद्देश्यपूर्ण होता है? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। दोस्तों आकलन का उद्देश्य ही होता है मूल्यांकन या आकलन। कोई बच्चा है उसका जब आकलन किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए कि शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। सुविधादाता के रूप में कैसे होनी चाहिए? बच्चे की समस्याओं को सॉल्व करेगा शिक्षक सक्रिय रूप से। तो शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता रूप में होनी चाहिए। दोस्तों मैंने पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को मैंने वीडियो बना रखा है, उसको मैंने 5 मिनट में बहुत आसानी से डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आगे है दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा वाटसन ने प्रयोग किया था सबसे पहले। वो क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो जहाँ पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाए तो वहाँ आपका उत्तर वाटसन होगा, ये याद रखिएगा। आगे है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है? तो संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, यह 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बच्चा दोस्तों? वह अपने इंद्रियों से कार्य करता है, जैसे कि भूख लग जाती है तो वो रोने लग जाता है, या फिर 2 वर्ष का अगर वो हो गया है तो इशारा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से वह अपने आँख, नाक, कान, मुँह इन सब का प्रयोग करता है। आगे है दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है? तो यह किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल से संबंधित है, और दोस्तों फ्रॉबेल को ही खेल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। रिटर्न पद्धति के प्रतिपादक भी फ्रॉबेल हैं, तो ये याद रखना। आगे है दोस्तों प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे अधिगम को बढ़ाया जा सकता है? अगर दोस्तों कोई शिक्षक है और अगर उसको प्रभावी ढंग से अधिगम को बढ़ावा देता है तो वह कैसे दे सकता है? वह विषय वस्तु को विद्यार्थियों के साथ जोड़ करके दे सकता है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर दे सकता है। आगे है दोस्तों वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है, ये बिल्कुल याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। आगे है दोस्तों भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो जब बच्चे का भाषा विकास होने लगता है तो उसका सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। आगे है दोस्तों समाजीकरण का गौणवाहक है। तो गौणवाहक क्या है समाजीकरण के लिए? विद्यालय और आस पड़ोस। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि बच्चा, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से, परिवार से, विद्यालय से, आस पड़ोस से सीख सकता है। तो यही बात है कि समाजीकरण के लिए विद्यालय और आस पड़ोस महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। संज्ञानात्मक विकास के लिए अगर बच्चा समाज में संपर्क नहीं करेगा तो वह सीख नहीं पाएगा, इसलिए उसे समाज से, आस पड़ोस से, विद्यालय से, परिवार से अंतःक्रिया करके अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा सकता है। आगे है दोस्तों ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल यह इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आगे है दोस्तों सृजनात्मकता संबंधित है। तो सृजनात्मकता विविध सोच से संबंधित है, विभिन्न प्रकार की सोच से सृजनात्मकता संबंधित है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों डे एनीमा के रचनाकार कौन है? तो डे एनीमा एक पुस्तक है, तो वह पुस्तक अरस्तु की है। डे एनीमा के रचनाकार अरस्तु जी हैं, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यह किसने कहा है? तो यह फ्रायड ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा विश्लेषणवाद से होती है।
आगे है दोस्तों, समावेशी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? समता एवं समान अवसर पर आधारित है। दोस्तों, एक ही छत के नीचे अगर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, चाहे वह कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे वह डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे वह गरीब का बच्चा हो, उसको समान अवसर मिल रहे हैं, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात जी हैं। आगे है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो याद रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किस सन में किया गया? तो कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग 1920 ईस्वी में किया गया। आगे है दोस्तों, योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। तो यह किस में अंतर्निहित है? तो यह संज्ञान बोध में अंतर्निहित है, क्योंकि दोस्तों किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाई जाती है, समीक्षा की जाती है और उसमें कुछ त्रुटियां रहती है तो संशोधन भी किया जाता है। तो यह संज्ञान बोध में अंतर्निहित है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह पेस्टालाजी ने कहा है। दोस्तों, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह अरस्तू ने कहा है, ये भी याद रखना है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी कार्डवेल कुक हैं। आगे है दोस्तों, स्किनर। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना, किसी का दिमाग कैसा है या वह क्या सोच रहा है, तो दोस्तों यह पता लगाना क्या कहलाता है? तो यह निरीक्षण विधि कहलाता है, ये याद रखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।